ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल मैकेनिक का पहला लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक का फर्स्ट चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो सॉइल मैकेनिक स्टार्ट करें, थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है ताकि आप इस सब्जेक्ट से लिंक कर पाएं। ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का उद्गम कैसे हुआ, आज इस चैप्टर के अंदर अपन कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। कुछ सॉइल के प्रकार भी कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या नाम चैप्टर का, ओरिजिन ऑफ सॉइल। यही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पहला टॉपिक हमेशा यही होता है, ओरिजिन कैसे हुआ सॉइल का, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। ये पहला पॉइंट नोट करिएगा आप, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। एंड सेकंड पॉइंट इसमें विदरिंग ऑफ रॉक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो धरती पर आप इतनी सारी सॉइल देखते हैं ना, मिट्टी देखते हैं, ये कभी ना कभी तो बनी होगी यार। ऐसा नहीं ना कि ये पहले से एग्जिस्ट करती रही होगी। मतलब जब से ब्रह्मांड बना, ठीक है, तब से ये एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कुछ ना कुछ हुआ इस धरती पर, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रोसेस हुई होगी करोड़ों साल पहले, आज ही नहीं करोड़ों साल पहले हुई होगी, ठीक है, तब जाकर के सॉइल बनी है। तो ये बेसिकली दो प्रकार से बनी है, आप सब देख लीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक प्लेस ड्यू टू दो प्रकार से, ठीक है, कौन कौन से, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स, ठीक है, वेजिटेटिव मैटर्स, और दूसरा है आपका विदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। वेजिटेटिव मैटर्स का मतलब होता है जिसका आसानी से डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो पेड़ पौधों की पत्तियां, इनका जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया हवा की उपस्थिति में इसका अपघटन करेंगे। तो आप जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास, आप मान लो आप ही करते हो यार, ऐसे आप रात की बासी चावल हो गया, घर में सब्जी के छिलके हो गए, भर के और अपने पड़ोसी की जमीन पे फेंक देते हो, ठीक है, उसको पता भी ना चले। फिर वो अगले दिन 2-4 दिन बाद वो क्या हो जाता है, उसका बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन कर देते हैं और वो क्या सॉइल में बदल जाता है। समझ रहे हो ना, अदरवाइज तो आज तक इतने फेंके आपने, वो तो मतलब समझ रहे हो भंडार हो जाना चाहिए था, नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डिकम्पोज होकर के सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वो सॉइल बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सॉइल। क्या बोलते हैं? क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर से बना है, ठीक है, वो डिकम्पोज होने वाले मैटर से बना है। जैसे फूल पत्तियों से के पौधे हो सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं। अब चूंकि मैंने तो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, अब सारी सॉइल ऐसे ही तो नहीं बनी, कैसे बनी होगी, जैसे जितने सारे पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां गिरी, ठीक है, जैसे एक समय पर पत्तियां झाड़ते हैं सारे पेड़ पौधे, वो पत्तियां गिरती हैं नीचे, ठीक है, पत्तियां नीचे गिरती हैं, धीरे धीरे उन पर फिर बारिश का पानी पड़ता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनका अपघटन करते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लग जाती है, ठीक है। ऐसे भी घास फूस, मिट्टियाँ, सब्जी के छिलके, ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये बैक्टीरिया की उपस्थिति में डिकम्पोज होकर के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी सॉइल को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सॉइल। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉइल। तो जो आप ये वाले पिक के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पर जो सॉइल बन रही है किस प्रकार, ये कौन सी सॉइल है? ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक सॉइल बहुत ही वीक होती है स्ट्रेंथ वाइज, ठीक है, ये हमारे काम की नहीं होती है, अभी आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि दो प्रकार से जो इस धरती पर सॉइल बनी हुई है, एक जो ऑर्गेनिक सॉइल है और दूसरा आपका इनऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनी हुई है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। ये वेजिटेटिव मैटर्स कुछ ही हो सकते हैं, जैसे पेड़ पौधों की छिलका, ऐसा जिसका वेजिटेशन हो सकता है, जिसका अपघटन हो सकता है, ठीक है, जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, वो सारे वेजिटेटिव मैटर्स हो गए। उनके डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनी है वो आपकी ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इसकी प्रोसेस होती है। दूसरा होता है एक इनऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है? ये बनती है विदरिंग ऑफ रॉक से, ठीक है। क्या है? विदरिंग ऑफ रॉक से। विदरिंग का मतलब यहां पर ये है कि मौसम के प्रभाव के कारण जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो टूट टूट कर उसका छोटा छोटा अंश टूट कर मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, सॉइल में परिवर्तित हो जाता है। उसे कहते हैं विदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। मतलब पहाड़ का कुछ हिस्सा बहुत लंबे समय, ऐसा नहीं कि आज ही हो, बहुत लंबे करोड़ों वर्षों तक मौसम का उसमें प्रभाव हो रहा है, वेदरिंग का इफेक्ट के कारण, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की वेदरिंग होती है। वेदरिंग मतलब उसके अंदर हवा लग रही है, जोर जोर से आंधियां पड़ रही हैं, बारिश का पानी पड़ रहा है, तो उन इफेक्ट के कारण जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग होकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो सॉइल बनती है उसको हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अब देखो ये जो रॉक्स है आपको ऐसा दिख रहा है, अभी आप देखो ऐसा दिख रहा है ना, ये कभी बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ रहा होगा, ऐसे पर्वत रहा होगा, फिर इस पे क्या है, इस पे हवा पानी पड़ता गया, ठीक है, हवा पानी मतलब वेदर का, मौसम का प्रभाव पड़ता गया, धीरे धीरे इससे जो इसके छोटे छोटे कण हैं निकलते गए, बहते गए, निकलते गए, तो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। अब ये कुछ ऐसा हो गया है, जिसे बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इस प्रकार से भी एक सॉइल बनती है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक सॉइल। तो जो इस प्रकार से सॉइल बनती है इसको बोलते हैं हम इन ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। तो सॉइल बेसिकली कितने प्रकार की होती है? सॉइल बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी ऑर्गेनिक, जो वेजिटेटिव मैटर्स के डिकम्पोजिशन से बनती है, और दूसरी जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स के वेदरिंग होने के कारण बनती है, उन्हें अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल। ये दो प्रकार की सॉइल जनरली एग्जिस्ट करती हैं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, ठीक है। मतलब कभी ना कभी बनी है ये सॉइल, ठीक है। और कौन कौन सी प्रोसेस? ये दो प्रोसेस से बनी हुई है, ठीक है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं अपन। अगला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। वही जो मैंने ऊपर बताया कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन के बाद जो सॉइल बनती है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक। और ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक्स लीड टू फॉर्मिंग ऑफ इनऑर्गेनिक, माने वेजिटेटिव मैटर के कारण जो सॉइल बनती है, सॉरी वेदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण जो सॉइल बनती है वो होती है आपकी इनऑर्गेनिक। दो प्रकार की सॉइल आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पास अभी आपके माइंड में एक चीज और थोड़ी सी क्रिस्टल क्लियर अगर नहीं होगी तो थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। मतलब आपने सॉइल के दो प्रकार समझ लिए भैया, इनऑर्गेनिक होता है और ऑर्गेनिक होता है। अब यहाँ से कहानी ये समझने वाली है कि भैया ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ सरफेस पार्टिकल ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेरियस एजेंसीज सच एज वाटर, एयर एंड आइस। जैसा कि मैंने समझाया, मान लेता हूँ ये आपका कोई रॉक था ऐसे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रॉक था, ओके। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर पानी पड़ रहा है ऐसे, ठीक है, बारिश हो रही, हवा पानी इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, पानी हवा सब इसके ऊपर पड़ रहा है। इसके कारण क्या होता है, इसके जो सरफेस के पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस के पार्टिकल भाई इफेक्ट पड़ेगा तो ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा सा इरोड होने शुरू होंगे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से टूट टूट कर क्या होंगे, टूट टूट कर नीचे गिरने लग जाएंगे, ठीक है, नीचे गिरने लग जाएंगे हवा पानी के कारण, ऐसे प्रभाव के कारण। या कि मान लो कोई अम्ल क्षारीय इसके ऊपर पड़ गया तो कुछ केमिकल रिएक्शन होकर के टूट टूट कर नीचे गिर गए। तो इस तरीके से क्या हो रहा है इसका, इस तरीके से ये वेदर मौसम के प्रभाव के कारण ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के टूट टूट करके यहाँ नीचे ये सब एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इसका एक छोटा सा हिस्सा अलग होता 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 सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वेदरिंग ऑफ रॉक्स। मौसम के प्रभाव के कारण पहाड़ या रॉक्स का एक हिस्सा जो सॉइल में कन्वर्ट होता है उसे अपन वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहते हैं। कौन कौन से मौसम की एजेंसीज होती हैं, जैसे वाटर हो गई आपकी, एयर हो सकती है, आइस, जब देखते हैं ना बर्फ के गोले पड़ते हैं, ठीक है, बर्फबारी होती है तो उसके कारण भी कुछ कुछ ये वेदरिंग होती है, इन्हें अपन कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ठीक, आगे चलते हैं। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज जनरली टू टाइप, दो प्रकार की वेदरिंग होती है। ये जो वेदरिंग हो रही है भी दो प्रकार से होती है, एक होती है आपकी फिजिकल वेदरिंग और दूसरा होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, समझिए। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, दो प्रकार की वेदरिंग हो सकती है रॉक्स के अंदर, ठीक है। देखो हमारे काम की चीज पता है क्या है, हमारे काम की चीज यही जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स से जो सॉइल बन रही वही है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉइल है हमारे काम की है, ठीक है। देखो ये सब समझने से पहले हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर हम सॉइल मैकेनिक में आखिर चाहते क्या है यार। मुद्दे की बात ये समझा दो आप कि आप सॉइल मैकेनिक पढ़ा क्यों रहे हो, हमको खेती करनी है क्या, नहीं, हम है सिविल इंजीनियर। हमारा उद्देश्य साफ है, हम सॉइल से दो चीजें चाहते हैं, हमको अपनी इस धरा पर अपने बड़े बड़े मजबूत स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो हम इस धरती पर बनाएंगे, कहां, धरती पर बनाएंगे भाई। आखिर में जो भी स्ट्रक्चर का लोड होगा वो कहां ट्रांसफर होगा, सॉइल पे ट्रांसफर होगा, है ना। तो हमको इस सॉइल की काबिलियत पता होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो सॉइल की कौन सी काबिलियत हम जांचना चाहते हैं सर, ये दो ही काबिलियत हम चेक करना चाहते हैं। पहला तो इसकी शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, पहला इसकी शियर स्ट्रेंथ और दूसरी इसकी चेक करने चाहते हैं हम बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, क्या, बियरिंग कैपेसिटी। बस ये दो चीजें हमको चाहिए इससे, दैट्स इट। बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो अधिक से अधिक लोड को बियर कर सके, और शियर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि जब वो उसके ऊपर लोडिंग आए तो उसमें शियर फेलियर ना हो, क्योंकि सॉइल फेल होती है ओनली ऑन शियर फेलियर। तो उसके अंदर शियर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो शियर फेलियर नहीं होगा, और बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोड सह सकेगा, लोड को बियर कर पाएगा। बस ये दो क्वालिटी सॉइल से हमको चाहिए, इसलिए सारी कहानी पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो ये बताइएगा किस सॉइल के अंदर शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, किसके अंदर, जो इनऑर्गेनिक सॉइल है उसके अंदर अच्छी होती है। वजह क्या बताऊंगा अभी। इसलिए हम लोग जो अब क्लासिफिकेशन ज्यादातर फोकस्ड होकर पढ़ेंगे वो इनऑर्गेनिक की तरफ पढ़ेंगे। भैया ऑर्गेनिक सॉइल क्या ही है, उसको आप ज्यादा टेम्परेचर पे जला दोगे ना वो जल के खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक चीज हमको अपना स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ किसके अंदर होगी, इनऑर्गेनिक के अंदर, इसलिए हमारा फोकस्ड पॉइंट होगा इनऑर्गेनिक, ठीक है। और इनऑर्गेनिक बनती कैसे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स दो प्रकार की होती है। पहला कौन सा है, पहला है आपका फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, पहला आपका फिजिकल वेदरिंग, और दूसरी होती है आपकी केमिकल वेदरिंग। मतलब फिजिकल तरीके से रॉक्स को तोड़ा जाएगा, टूटेगा, ये दूसरा आपका केमिकल तरीके से। देखो अभी फिजिकल वेदरिंग क्या होती है समझिए यहाँ पे। फिजिकल वेदरिंग इज ड्यू टू इरोजन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जो फिजिकल वेदरिंग है आपकी, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग है किसके कारण होती है, इरोजन, ठीक, इरोजन मतलब टूटना, एक हिस्सा टूटना, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स के किसी पर्टिकुलर पार्ट का इरोजन होना, इरोड हो जाना, सरफेस टूट कर निकल जाना, या डिसइंटीग्रेट अलग हो जाना ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन। ये फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन क्या चीज है सर, इसको समझना जरूरी है। फिजिकल वेदरिंग के अंदर फ्रीजिंग एंड थाविंग एक्शन से इरोजन और डिसइंटीग्रेशन होता है। यहां पे समझाऊं क्या, चलिए देख लेते हैं।
मान लेता हूँ ये कोई बड़ा सा पहाड़ था, ठीक है, ये कोई बड़ा सा पहाड़ था, ओके, समझिएगा ध्यान से। अब ये पहाड़ ऐसा तो नहीं ना पूरा बना होगा, ऐसे ऐसा रहा होगा थोड़ा सा। पहाड़ में क्या एकदम एकदम सरफेस स्मूथ थोड़ी होती है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा हो गया, फिर ऐसे ऐसे कुछ गड्ढा रहा होगा, ऐसे 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 कुछ होते हैं पहाड़ पर्वत, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं ना कुछ, ऐसा नहीं कि एकदम सरफेस इक्वल होती है इसकी, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर क्या है, जब ऐसी इसकी सरफेस हो, जब बारिश हुई होगी इसके अंदर, मौसम बारिश हुई, बारिश कारण क्या हुआ, यहाँ पर जाकर पानी भर गया, दिन में बारिश हुई, यहाँ पर जाकर पानी भर गया, ठीक है, यहाँ पे भर गया पानी, यहाँ पे भर गया पानी, ऐसे यहाँ पे जाकर क्या पानी भर गया, ठीक है, दिख रहा है आपको पानी में। चलो थोड़ा सा गाढ़ा वाला ले लेता हूँ तब देखिएगा, कौन सा ले लूँ, ये वाला ले लेता हूँ, चलो ये देखिएगा, यहाँ पे जैसे ये भर गया पानी यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पे जाकर के पानी, भाई यहाँ पे जमीन खाली है ना, यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ भर जाएगा पानी जाके, ठीक है, यहाँ भर जाएगा पानी, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये भर गया पानी। अब क्या, ये दिन के टाइम पे बारिश हुई, भर गया पानी। अब आप जानते हो रात को सूरज ढल गया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो ये सूरज था टेम्परेचर लेवल में था, रात को जैसे ही सूरज ढला, पहाड़ पर वो तुम जानते हो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, भाई जैसे आप धरा यानी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जाओगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बोले सर जी हम तो सूरज के पास जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कैसे, भाई जमीन से ऊपर माने सूरज के पास जा रहे हैं, डिक्रीज कैसे, तो बाबू समझो, ये है पृथ्वी और ये है आपका सूरज। अभी मत बोलना छोटा है, छोटा बड़ा नहीं है, मैंने दिखाया ऐसा है, ये आपका सूरज है, यहाँ से टेम्परेचर, ये जो सूरज की किरणें आती हैं इस सरफेस से टकराती हैं और वापस रिटर्न होती हैं, ठीक है, रिटर्न होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। आप जानते हो प्रकाश का नियम ये, किसी सरफेस से टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होंगी, जब यहाँ पे टकराती हैं तो इस पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो जब आप जो पृथ्वी की सतह में जो चीजें होती हैं, यहाँ पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर अधिक होता है, क्यों, क्योंकि इससे जस्ट आकर टकराई है और इसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जहाँ पे टकराती सारी एनर्जी यहीं पर रह जाती है और पृथ्वी का जो सतह है यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाइएगा टेम्परेचर कम होता जाएगा एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक, ठीक है। अब सूरज के पास ही चले जाओगे तो नहीं होगा, मतलब धरती के कुछ ऊपर तक जाओगे तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम होगा। ऐसे ही आप पहाड़ पर्वतों में ऊपर बढ़ोगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और रात का समय सूरज ऑलरेडी ढल चुका है, टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब माइनस में चला गया, मान लो 0 डिग्री हो गया टेम्परेचर। अब जैसे 0 डिग्री हुआ है टेम्परेचर, ये जो पानी अंदर डाला गया है ये पानी बन जाएगा बर्फ, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आइस के फॉर्म पे, ठीक है, किसमें बन जाएगा, ये बन जाएगा आइस। और आप जानते हो जो आइस का वॉल्यूम होता है ये एज कंपेयर टू वाटर ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि भैया जब कोई चीज बर्फ बनती है ना, मतलब बर्फ बनना क्या मतलब, उसके जो पार्टिकल हैं भैया, आइस माने क्या, पानी, और पानी के अंदर कौन से पार्टिकल होते हैं, H2O के, और जब 2-4 H2O के पार्टिकल आपस में ठोस अवस्था में कन्वर्ट होंगे तो एकदम ऐसा नहीं ना सट सट के रहेंगे, थोड़ा सा इनके बीच वॉइड्स आ जाएंगे, जैसे एक H2O का पार्टिकल मान लो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, तो बीच में जगह आ गई, और जगह के कारण क्या वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही चीज लिक्विड में होती तो पास पास रहते, ठीक है, वॉइड्स कम होते हैं लिक्विड में, तो क्या हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ा तो अब देखिएगा इतने सरफेस पे तो पानी भरा था, ये वाले सरफेस पे, अब इसका क्या बढ़ गया, वॉल्यूम, तो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा ना, तो ये इसकी दीवार पे लगाएगा प्रेशर, समझिएगा ध्यान से, इसकी दीवार पे लगाएगा प्रेशर, किसकी दीवार पे, ये जो है ना, ये पहाड़ पर्वत जो भी रॉक बोलो इसको, इसकी दीवार पे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर लगाएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा। अब प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा, प्रेशर कारण क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा। प्रेशर के कारण ये वाली जो सरफेस है टूटेंगी, ये वाली सरफेस क्या होंगी, टूटेंगी, और टूट करके इनका यहाँ से ऐसे निकलेगी, टूट टूट कर नीचे गिरेंगी, ऐसे सबके साथ होगा, यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये टूट टूट कर क्या होंगी, नीचे गिरेंगी, ठीक है, ये टूट टूट करके क्या होंगी, नीचे गिरेंगी, ओके, ये टूट टूट करके नीचे गिरेंगी। तो इस प्रकार से जो वेदरिंग होगी इसको बोलते हैं अपन फिजिकल वेदरिंग। इसमें कोई केमिकल लोचा नहीं हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, पानी आया, रात को टेम्परेचर डाउन हो गया, वॉल्यूम में एक्सपांसन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ने के कारण प्रेशर लगा, ये दीवार पर प्रेशर लगा, भाई वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर लगा, प्रेशर लगने के कारण क्या हुआ, इसका जो कुछ सरफेस का पार्ट था ये नीचे से टूटा और नीचे आकर के यहाँ पे गिर गया, जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रॉक के अंदर ये पानी भर गया, यहाँ पे देखो पानी भरा ना, वाटर कलेक्ट इन द रॉक, इसके बाद वाटर फ्रीजिंग हुआ, फ्रीजिंग हुआ तो क्या होगा, फ्रीजिंग हुआ तो इसका जो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा, देखो इसके अंदर दरारें पड़ गई, ठीक है, दरारें पड़ने के बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, फिर और ऐसे दरारें पड़ती गई, फाइनली जो है तो 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है, 2 पार्ट में टूट कर, पर इसका क्या हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर छोटे एरिया में देखें तो ये वाला पार्ट मतलब टूट करके नीचे गिर गया, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी वेदरिंग को क्या बोलते हैं हम, ऐसी वेदरिंग को बोलते हैं अपन फिजिकल वेदरिंग। इस प्रकार से अगर मौसम रॉक का टूटना हो रहा है या रॉक से जो है तो उसका पर्टिकुलर सर्टेन पार्ट टूट करके नीचे गिर रहा है, वेदरिंग हो रही, तो ऐसे क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल वेदरिंग, किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल वेदरिंग। अगला एक पॉइंट है केमिकल वेदरिंग। अच्छा इसके में और थोड़ा समझिएगा, फिजिकल वेदरिंग के अंदर और समझ लेते हैं। द सॉइल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय दिस वेदरिंग आर बिगर साइज एंड हैव सेम मिनरल कंटेंट एज दैट आर पेरेंट रॉक।
कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो टूटा है, देखिएगा आप, ये जैसे टूट करके अलग हुआ तो लगभग बड़े बड़े पार्टिकल बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे कोलाइडल पार्टिकल बने, ऐसा नहीं होता इसमें बड़े साइज के पार्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो अगर फिजिकल वेदरिंग के कारण जो पार्टिकल बन रहे हैं उसकी साइज अच्छी खासी होगी, बड़े साइज के पार्टिकल होंगे। अगर सेम चीज अपन देखें तो जो उसके मिनरल कंटेंट होगा उसके अंदर वो भी अपने पेरेंट रॉक की तरह ही होगा। कहने का मतलब ये है कि भैया जैसे इसका हिस्सा है ना, जैसे मान लो ये पूरा पर्वत है और इससे टूट करके कोई पार्ट टूट नीचे गिरेगा, मान लो ये इससे यहाँ से कोई पार्ट इसका टूटा और नीचे गिर गया यहाँ पे, तो जो इसमें मिनरल कंटेंट होगा वो तो सेम ही होगा ना भाई। मिनरल कंटेंट कब बदलता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, ठीक है, तब कोई मिनरल कंटेंट बदलेगा ना। अभी क्या है, सिर्फ टूट के अलग हुआ है तो मिनरल कंटेंट कैसे चेंज होगा? मतलब जो इससे सॉइल बनती है, ठीक है, फिजिकल वेदरिंग से जो सॉइल बनती है उसमें जो मिनरल कंटेंट होता है वो उसके पेरेंट रॉक जिससे वो मिलकर के बनी है वैसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता, कुछ पेरेंट मिनरल इसके चेंज नहीं होते। भैया एक बात बताओ, आपका बच्चा होगा तो डीएनए आपका ही होगा ना, है कि नहीं? डीएनए थोड़ी बदल जाएगा, आप ही बताओ, है कि नहीं? हाँ, अब अगर बाहर से कुछ केमिकल लोचा हुआ है तो बात अलग है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते, तो बदल सकता है उस केस में। लेकिन अगर डीएनए आपका है, बच्चा आपका है, तो डीएनए आपका होगा ना। सेम चीज है यहाँ पर, भैया ये बना किससे? ये सॉइल बनी है किसी रॉक से, तो पेरेंट की तरह मिनरल तो वही होंगे, है कि नहीं? बात समझ रहे होगे मेरी भावनाओं को, मैं क्या बताना चाहता हूँ। फिजिकल वेदरिंग समझ में आ गई होगी। चलते हैं केमिकल वेदरिंग। अच्छा, ये पेरेंट रॉक की तरह ही इसमें मिनरल कंटेंट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल जैसे आपका सैंड हो गया, ठीक है, सैंड स्टोन से बनता है, ग्रेवल हो गया, एटसेट्रा। ये जो सैंड और इनकी देखो साइज बड़ी होती है सैंड ग्रेवल की, है ना। ये सारे कैसे बनते हैं? बाई फिजिकल वेदरिंग बनते हैं। कैसे बनते हैं? बाई फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, बाई फिजिकल वेदरिंग। दिस टाइप ऑफ पार्टिकल डू नॉट हैव एनी बॉन्डिंग अमंग देम। ये चीज इनके अंदर है, इन पार्टिकल के बीच किसी प्रकार का बॉन्डिंग नहीं होता। बॉन्डिंग बोले तो किसी प्रकार का कोहेजन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके बीच किसी प्रकार का कोहेजन नहीं होता है। जैसे आप देखते हो ना, रेत के एक एक दाने अलग होते हैं, ये एक रेत का पार्टिकल, दूसरा रेत का, एक एक दाना अलग होता है। लेकिन वहीं पर आप क्ले का उठा के देख लो, क्ले के सारे पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं विद द फोर्स ऑफ कोहेजन, क्योंकि वहां पर कोहेजन होता है। वो बनता क्या है? केमिकल वेदरिंग से बनता है, इसलिए वहां पर कोहेजन है। इनके अंदर क्या होता है? आप देखो यहाँ पे हर एक पार्टिकल इसका अलग अलग है। सैंड का देखो, ग्रेवल का देखो, हर एक पार्टिकल अलग होता है। फिर कहेंगे सर अगर इनका सारा पार्टिकल अलग है तो फिर ये जुड़ते कैसे हैं? तो इनमें एक दूसरे प्रकार का फोर्स कार्य करता है जो इनको आपस में बांध के रखता है। जैसे इनके बीच इंटरलॉकिंग होती है या फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो कौन कौन से? दे इंटरेक्शन अमंग दीज पार्टिकल इज जस्ट अ फिजिकल इंटरेक्शन लाइक फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग। तो ये आपस में केवल दो चीजों से कनेक्ट होते हैं। एक तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन मतलब जैसे सरफेस बड़े हैं तो इसका थोड़ा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और दूसरा वाला सरफेस एरिया है तो आपस में क्या करेंगे? रगड़ करेंगे, तो इनके क्या बीच, यहाँ पर ये वाले सरफेस के बीच क्या जनरेट होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, फ्रिक्शन। और दूसरा होता है इंटरलॉकिंग। जैसे पार्टिकल मान लो ग्रेवल का है, बड़े साइज का, कुछ ऐसे इसके पार्टिकल है इस तरीके से, कुछ इस शेप का है, और दूसरा भी इस शेप का है, दूसरा इस शेप का है, ठीक है, इस शेप का है, और कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा है। तो क्या होगा? इन दोनों से क्या थोड़ा खांचे ऊंचे बढ़े हैं इसके, ठीक है, देख रहे हो ना, नुकीला पार्ट है, तो एक दूसरे में क्या हो गया? फंस गए जाकर के इसके नुकीले पार्ट, मतलब क्या हो गई? इंटरलॉकिंग हो गई। क्या हो गई? इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि एक के खांचे दूसरे खांचे में जाके फंस जाए, तो इंटरलॉकिंग होगी। तो ऐसे जाम हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो एक तो वजह ये होती है आपस में इनका संबंध होने की, एक वजह इंटरलॉकिंग है और दूसरा क्या है? आपका फ्रिक्शन है। ये दो ही वजह है जो इनको आपस में बांध के रखती है। बाकी भाई सब इनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है, जैसा कि और अदर सॉइल में होती है, जैसे कोहेजन वगैरह। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता है। तो याद रखना है फिजिकल वेदरिंग में ये कॉन्सेप्ट। दीज टाइप ऑफ दीज फिजिकल आर क्लासिफाइड जैसे रेंगुलर, ये एंगुलर हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं, फ्लैट भी हो सकते हैं, या इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। शेप के बारे में बताया गया है कि जो बनेंगे वो इस शेप के हो सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास विच मेड ऑफ दीज पार्टिकल डिपेंड अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल मास। तो इनके अंदर क्या है, ठीक है, ये जो होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी होती है किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? रिलेटिव डेंसिटी पर। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली डेंसिटी पर ही डिपेंड करती है, रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करती है। ओके, अभी क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? थोड़ा आगे वेट करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या होती है। अभी चूंकि आया नहीं तो यहाँ पे समझाने का कोई मतलब नहीं, बस ये समझ लीजिएगा फिजिकल वेदरिंग में जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, बिहेवियर होता है सॉइल मास को, किस पे डिपेंड करता है? उसकी रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगले चैप्टर में आएगा ये, तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखिए केमिकल वेदरिंग क्या है। पहला समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, केमिकल वेदरिंग। व्हेन रॉक्स कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ एसिड और एल्कली, किसी या तो अम्ल के संपर्क में आ जाए आपका पर्वत पहाड़, या क्षार के संपर्क में आ जाए,
सेम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एंड सॉइल पार्टिकल आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई आपका ये पहाड़ है, ये कोई पर्वत है, इसके ये किसके संपर्क में आ जाए, कोई एसिड के संपर्क में आ जाए या कोई एल्कलाइन के संपर्क में आ जाए, किसी क्षार के संपर्क में आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो आपका ठीक है वेदरिंग होगी केमिकल रिएक्शन के कारण, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन केमिकल वेदरिंग। अब देख सकते हो जैसे कोई पहाड़ रहा होगा, इसके देखो इसमें क्या आया होगा, इसमें कोई केमिकल या कोई क्षार पड़ा होगा, देख रहे हो इसके सरफेस क्या है, केमिकल रिएक्शन कारण कैसे, मतलब समझ रहे हो कैसे उबड़ खबड़ हो गए हैं, ये सब टूट गए हैं, इरोजन हो गया है, देख रहे हो ऐसे इरोजन हुआ है इसका, किसके कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण। ठीक है, अब समझो आगे। अब कहेंगे सर ये बताइएगा आप, इसके अंदर केमिकल डालने कौन जाएगा भैया, ऐसा कौन है जाकर के इनके अंदर केमिकल बरसाएगा। तो बाबू लोग समझो, देखो होता यूं है ना कि आप जानते हो, एक आपने नाम सुना है एसिड रेन का, किसका नाम सुना है, एसिड रेन का। हम लोग इतना सारा ये जो CO2 वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये जो भी आपका है सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं जाकर के एटमॉस्फेयर में बारिश के साथ जब घुल करके, ठीक है, जो सारे अमल हैं, ठीक है, ये सब बारिश के साथ घुल करके जब पहाड़ों पर्वतों पर पड़ते हैं, उसी को अपन एसिड रेन बोलते हैं। तो उनके अंदर तो ऑलरेडी एसिड है, अब ये एसिड पड़ेगा पर्वतों के अंदर, तो वहां पर क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के कारण जो इसका सरफेस है इरोजन होगा, उसे अपन बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल वेदरिंग। पर यहां पर समझने वाली बात है, केमिकल वेदरिंग तो समझ में आ गई, यहां पर जो आपकी सॉइल बनेगी, ठीक है, जो सॉइल बनेगी इसमें हुआ है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के कारण कुछ ना कुछ इसके मिनरल कंटेंट बदल जाएंगे। जैसे हेयर मिनरल कंटेंट इज डिफरेंट देयर पेरेंट रॉक, तो जो सॉइल इससे बनी है उसमें मिनरल कंटेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, मिनरल कंटेंट डिफरेंट होगा एज देयर पेरेंट रॉक। मतलब नहीं समझ रहे हो, जैसे मान लो, समझो मेरी बात को, जैसे मान लो कोई ये रॉक है, ठीक है, ये क्या है आपका रॉक है, इसके अंदर जो मिनरल कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर जो मिनरल कंटेंट है, ठीक है, जो भी मिनरल कंटेंट है, अगर इससे कोई सॉइल बनती है बाई केमिकल वेदरिंग, ठीक है, बाई केमिकल वेदरिंग, तो जो उसके अंदर मिनरल कंटेंट होगा वो अलग होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये सॉइल बनी है, तो इसके अंदर जो मिनरल कंटेंट होगा वो अलग होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बनी किससे है, बाई केमिकल वेदरिंग, और केमिकल वेदरिंग में मिनरल कंटेंट हो जाते हैं चेंज। ठीक है, क्या हो जाते हैं, मिनरल कंटेंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंट। इसके बाद देखें, हेयर वी गेट वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल। अब जो कि बनी किससे, केमिकल वेदरिंग से, तो बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल मिलते हैं। ठीक है, बहुत स्मॉल साइज के, जैसे इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल पार्टिकल बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल ही इसके एग्जाम्पल, उसी साइज के लगभग जो है तो आपको देखने को मिलेंगे ये कोलाइडल पार्टिकल्स। ओके, बोलो सर जी साइज क्या होती है कोलाइडल पार्टिकल की, तो याद रख लेना, कोलाइडल पार्टिकल की साइज होती है 10⁻⁻6 मीटर से लेकर के 10⁻⁻9 मीटर तक। माइनस है, ठीक है, घटते अपन बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं, 10⁻⁻6 बड़ा है 10⁻⁻9 से। ठीक है, तो 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 10⁻⁻9 मीटर तक ये साइज होती है किसकी, क्ले पार्टिकल की। एग्जाम्पल है इसका क्ले पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल मतलब इसी जनरली इसी साइज में आपको इसके रेंज देखने को मिलेंगे कोलाइडल पार्टिकल। एग्जांपल जैसे आपका क्ले पार्टिकल, क्ले की साइज कितनी छोटी होती है, देखो आप देखो क्ले का एक एक पार्टिकल अलग करो कितना छोटा होता है, समझ रहे हो, तो सारा एग्जांपल होता है इसी का। इसके अंदर एक चीज होती है कि इसके पार्टिकल के बीच में, अब देखो क्या है इनका जो, जैसे मान लो लेट सपोज बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, एकदम नंची नंची पार्टिकल है, ऐसे ऐसे इतने छोटे छोटे पार्टिकल है। तो एक खास बात है इसमें, खास बात पता है क्या है, कि इनका सरफेस एरिया बहुत होता है। ठीक है, जैसे इतने सा पार्टिकल, इतने छोटे छोटे पार्टिकल है। ठीक है, मान लो ये कोई डब्बा है, इसके अंदर मैंने कोई पार्टिकल भर रखे, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने भर रखे। अब जब इतने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे तो इनका सरफेस एरिया बहुत अधिक होता है एज कंपेयर टू लार्ज साइज पार्टिकल। जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं दूसरा ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ बड़े बड़े साइज के पार्टिकल ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे। ओके, यहाँ पर मैं क्या, बड़े साइज के पार्टिकल। अब देखो ये कौन सा, ये बिगर साइज के पार्टिकल है, तो इनका जो SSA होगा, SSA मतलब होता है सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, SSA मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। SSA मतलब स्पेसिफिक, ठीक है, ये स्पेसिफिक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, SSA मतलब स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ये होता है, ये कम होगा, ये कम होगा एज कंपेयर टू इसके, इसका जो SSA होगा ये अधिक होगा। क्यों पता है, देखो
है तो पार्टिकल दोनों का सेम, मतलब दोनों में अपन ने सॉइल की क्वांटिटी सेम ली मान लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, उसको बड़े साइज के पार्टिकल में रखा है, इसको छोटे साइज के पार्टिकल में, तो समझोगे इसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल है, इसके अपन चारों तरफ के इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सीधी सी बात है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है कि नहीं। आप एक मोतीचूर का लड्डू ले लो बड़ा सा, ठीक है, फिर इसको तोड़ के इसके छोटे छोटे पार्टिकल ले लो, अब दोनों का सरफेस एरिया निकाल लो, किसका अधिक होगा आप ही बताओ। आप ही समझ में आना भैया, इसका सरफेस एरिया अधिक होगा, इसका तो एक ही है, आप नाप लो ऐसे, हाँ ये सरफेस एरिया हो गया इसका, ये लो बस, इसके चारों तरफ एक निकाल लिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, ये हो गया। लेकिन अगर इसका निकालोगे तो कितने सारे पार्टिकल हो गए, अब सबका चारों तरफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो मतलब इसका सरफेस एरिया अधिक होता है, तो यहां पर सरफेस एरिया अधिक होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू फिजिकल वेदरिंग के जो पार्टिकल बनते हैं, तो इसका सरफेस एरिया अधिक होता है। सिंस द पार्टिकल आर हैविंग वेरी लेस साइज एंड वेट, सो ग्रेविटी फोर्स इज नॉट डोमिनेंट ऑन दिस पार्टिकल एज सरफेस फोर्स डोमिनेंट। कहने का मतलब ये है कि जब इतने सारे छोटे पार्टिकल हैं तो इन पे ग्रेविटी फोर्स का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। किसका फोर्स का दिखा ना, ग्रेविटी फोर्स इज नॉट डोमिनेंट। ग्रेविटी फोर्स मतलब, अब देखो गुरुत्वीय बल क्या होता है, भैया गुरुत्वीय त्वरण के कारण किसी पर्टिकुलर m मास की द्रव्यमान पर, अगर किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर जीत का गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो कुल मिलाकर जो फोर्स कार्य होगा, आकर्षण बल लगेगा, वो क्या होता है आपका mg होता है, ठीक है, जिसे अपन गुरुत्वीय बल कहते हैं, या ठीक है इसे कहते हैं अपन। तो ये बताइएगा, ये गुरुत्वीय जो बल है, ग्रेविटी जो फोर्स है, ठीक है, इसके अंदर जी तो आपका फिक्स है 9.81, ये तो फिक्स है गुरुत्वीय बल, सब पे समान लगेगा। डिफरेंट क्या है m, अब m की कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए तब तो आपको जाकर के गुरुत्वीय फोर्स मिलेगा। अब m क्या है, द्रव्यमान उस वस्तु का या उस पार्टिकल का। अब देख रहे हैं क्ले का पार्टिकल कितना छोटा, कोलाइडल पार्टिकल है, 10⁻⁻⁶, देखो कितना छोटा है, आंख से दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, समझ रहे हो। तो इतना छोटा है तो उसका द्रव्यमान क्या ही होगा, और जब इतना द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम है, इसको तो अपन मान लेते हैं भैया ये नगण्य है, बहुत ज्यादा कम है, तो अगर उस केस में आप उसका द्रव्यमान बहुत कम हो गया तो जी रह के अकेला कर ही क्या लेगा, कुल मिलाकर के उस पर ग्रेविटी फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, वहां पे चूंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, देख रहे हो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, तो वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, सरफेस फोर्स डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर पूछ ले कि केमिकल वेदरिंग के केस में कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है तो बताइएगा सरफेस फोर्स, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, और फिजिकल वेदरिंग के केस में ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि वहां पर आपका द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ है वहां पे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। द बिहेवियर ऑफ सॉइल मास क्ले सॉइल डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो ये सॉइल का बिहेवियर होता है ना, जैसे भी क्ले वगैरह हो गई, क्ले सॉइल का, ये वाटर के प्रेजेंस पे बहुत सारा डिपेंड करता है, ठीक है। वाटर कितना ज्यादा प्रेजेंट है उससे उसका बिहेवियर डिसाइड होता है। अभी बात करेंगे जैसे अगला पार्ट आएगा, क्योंकि हम ना पूरा सॉइल में हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं, हम लोग वाटर के कारण ही तो, अभी एक चैप्टर आएगा अगला, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, सॉइल और वाटर के बीच क्या रिलेशनशिप है वो पूरा हम अपन वही पढ़ेंगे। तो मतलब जो वाटर होता है ना, सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को प्रभावित करता है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को प्रभावित करेगा भी आगे, अगले चैप्टर में इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्ले का बिहेवियर होता है किस पे डिपेंड करेगा, वाटर कितना प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। जैसे आप सॉइल के स्ट्रक्चर देखोगे ना, अभी 3 पेज डायग्राम नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, वैसे ऐसे होता है, एक तो बीच में वाटर होता है, नीचे सॉलिड होता है और ऊपर एयर होता है। तो ये वाटर कितना प्रेजेंट है, ये जो वाटर है ये कितना प्रेजेंट है, इससे डिपेंड होगा कि सॉइल का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है क्ले सॉइल के अंदर, ओके। अब इसको बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ समझ लीजिएगा, ये तो एक बेसिक इंट्रो हो गया कि भैया वेदरिंग ऑफ रॉक्स दो प्रकार से, केमिकल फिजिकल, और बाकी एक होता है वेजिटेटिव मैटर्स कारण जो बनता है, यानी कि वेजिटेटिव के डिकम्पोजिशन से। मोटा माटी देखा जाए तो सॉइल आपने दो प्रकार की पढ़ी है अभी तक की कहानी पर। एक थी आपकी ऑर्गेनिक सॉइल जो बनती थी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स, दूसरी होती है आपकी इनऑर्गेनिक सॉइल जो बनती है आपकी किससे, जो बनती है आपकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स से। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स दो प्रकार की होती है, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग। यहां तक कहानी क्लियर है, दोनों में किस प्रकार के पार्टिकल बनते हैं, कौन कौन सा फोर्स डोमिनेंट होता है, इतनी कहानी हमने बेसिक इंट्रो समझ लिया है। अब कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के, वेरियस टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है। देखो अब यहाँ से दो प्रकार के सॉइल है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स के अंदर ही बेसिकली दो प्रकार के सॉइलें बनती हैं। पहला कौन सा है, एक होती है आपकी रेसिडुअल सॉइल और दूसरी होती है आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आपने देखा सर, आपने बिल्कुल सही समझाया हमें, ये बात तो हमारे पल्ले पड़ गई है कि भैया अगर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक होगा, ठीक है, रॉक में वेदरिंग होगी तो जो सॉइल के पार्टिकल टूटेंगे, ठीक है, मतलब सॉइल के पार्टिकल टूट करके उसी को अपन वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोलेंगे। भैया इसके ऊपर वेदरिंग एक्शन होगा तो यहाँ से जो पार्टिकल टूटेंगे, टूट कर यहाँ पे नीचे इकट्ठे होंगे, नीचे नहीं इकट्ठे होंगे, सीधी सी बात, यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाला पार्ट भी टूट कर यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ये लो,
ठीक है, अब देखो समझना मेरी बात को, ये जो सॉइल यहाँ पर एकत्रित हो गई है, ये सॉइल क्या यहीं पे रह जाएगी? ये सॉइल क्या यहीं पे? भैया अगर ऐसा होता तो फिर हर जगह पर्वत पहाड़ के नीचे ही सॉइल मिलती, दूसरी जगह कैसे मिलती? समझ रहे हो बात को, है कि नहीं? तो ये यहीं पे थोड़ी रह जाएगी, ये दो प्रकार से हो सकती है। ये जहां पे बनी एक तो वहीं पे रह गई, ठीक है, और दूसरा ये है कि कुछ एजेंसीज हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेड एजेंसी है जिनके सहारे ये एक जगह से दूसरे जगह तक चली जाए, ठीक है। दो केस बन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सॉइल को अगर जैसे ये सॉइल मान लीजिए बनी है, ठीक है, टूटने के बाद यहाँ पे रह गई ये सॉइल, तो इस सॉइल को अगर वहीं पे रह गई तो उसको बोल देंगे रेसिडुअल सॉइल। क्या बोल देंगे? रेसिडुअल सॉइल, ये वहीं पे रह गई। दूसरी है कि ये कुछ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के द्वारा यहां से ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं और चली गई, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे चली गई मान लो, तो ऐसी सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी सॉइल को बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो दो प्रकार जनरली सॉइल में और क्लासिफाई किया जाता है। When the soil is located at its origin, then it's known as residual soil. अगर वो बनने के बाद अपने ओरिजिन पर ही है, जहां बनी वहीं पर स्थायी है, तो उसको बोलेंगे अपन रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है कि बनी तो कहां पर थी? बनी तो भैया यहाँ पे थी, देख रहे हो ना, बनी तो यहाँ पे थी, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, अबे ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन से है? ओला, उबर, ये? अरे नहीं, ओला उबर थोड़ी ना लेके जाएंगे, नहीं, इनमें कुछ और है, ठीक है। इनमें कौन सी ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है? इसमें नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, ठीक है। इनमें नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, जैसे आपका वाटर, एयर, आइस, ग्रेविटी, ये सब नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, ठीक है, जो सॉइल को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तक। अब बोले सर एयर से कैसे? मान लीजिएगा बहुत तेज आंधी चलती है जब ना, देखो आप, ठीक है, तो क्या होता है, आप देखते हो उसके अंदर सॉइल के कुछ कुछ पार्टिकल, आंख में बंद कर लो, आंख में घुस जाएंगे पार्टिकल, क्या होते हैं? सॉइल के पार्टिकल उड़ उड़ के ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अब जहां पे आंधी बंद हुई वहीं पे जाके गिर गए। ऐसे करके करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है, सॉइल के ट्रांसफर होते जा रहे हैं। ऐसे ही नदियों के साथ होता है, नदियां अपने साथ बहुत सारा सिल्ट बहा के ले जाती है, जैसे आप गंगा के मैदान देख लो, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा देखो, कितना बड़ा डेल्टा बना दिया गंगा नदी ने, बहा बहा के सिल्ट ले गई सॉइल को, ठीक है। तो ऐसे ही नदियां ट्रांसपोर्ट करती हैं, ऐसे ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये सब वेदरिंग सब ये नेचुरल ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी होती हैं जो सॉइल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। तो इस प्रकार अगर कोई सॉइल बनी है तो उसको अपन लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और रेसिडुअल मतलब जहां पे बनी वहीं पे स्थायी है। अब दोनों में एक घाटा है, ये दोनों के दोनों फायदे भी हैं। देखो रेसिडुअल सॉइल के अंदर क्या हुआ कि जैसे मान लो यहाँ से कोई वेदरिंग रॉक हुआ है, तो इसके अंदर जिस भी साइज के पार्टिकल बने होंगे, अब एक ही साइज के नहीं बने होंगे, कुछ छोटा बना होगा, बड़ा बना होगा, हर साइज के पार्टिकल बने होंगे, और सारे एक ही जगह एकत्रित हैं, है कि नहीं? सारे एक ही जगह एकत्रित हैं, देख रहे हो? तो इसके अंदर मतलब रेसिडुअल सॉइल के अंदर ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये बात हम कह सकते हैं। क्या होंगे? ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये बात आप यहां से कह सकते हो, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, सही बात है सर। दूसरी चीज क्या है, जब ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ना, तो उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप, स्ट्रेंथ अधिक क्यों है? स्ट्रेंथ में ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ में ऑल टाइप ऑफ पार्टिकल होने का एक मतलब है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए दो ये एक बड़े साइज का पार्टिकल हो गया, दो बड़े साइज के। अब दो बड़े साइज के पार्टिकल जब बगल बगल में आएंगे ना, तो उनके बीच कुछ जगह रह जाएगी, तो इस जगह को छोटा वाला पार्टिकल फिल कर देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इनके बीच वॉइड्स बहुत ही ज्यादा, जीरो तो नहीं कर सकते, सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ वॉइड्स रहेगा ही, बट ये वॉइड्स बहुत कम बचेंगे। और एक बात समझिएगा, वॉइड्स जितने ज्यादा कम होंगे, ठीक है, वॉइड्स जितने ज्यादा कम होंगे, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये जितने ज्यादा स्पेस अंदर कम होगा उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी ना, तो स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होगी। तो रेसिडुअल के केस में वॉइड्स कम होते हैं, क्योंकि हर टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, और जितने गैप होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल भर देते हैं, ठीक है, छोटे बड़े मिला के मतलब सब एडजस्ट हो जाते हैं, तो स्ट्रेंथ अधिक हो जाती है इसकी। और हमको चाहिए क्या? हमारा उद्देश्य भैया हमको तो स्ट्रेंथ ही चाहिए, तो हमारे लायक सबसे बेस्ट रेसिडुअल ही होती है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझो, ट्रांसपोर्टेड क्यों बेस्ट नहीं है? ट्रांसपोर्टेड देखो, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है हवा। अब हवा देखो, मान लो एयर से ट्रांसपोर्ट हो रहे, तो एयर से मान लो कोई पार्टिकल उड़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल उड़ता हुआ, तो जब ये उड़ता हुआ जाएगा पता कैसे जाएगा? ये मान लो सॉइल का ये एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे जा रहा है ना, अब ये हवा के संपर्क में आया तो ऐसे घूमता हो जाएगा, ये घूमा, फिर अगली बार ये ऐसे घूम जाएगा, फिर अगली बार ये ऐसे घूम जाएगा, फिर अगली बार ये ऐसे घूम जाएगा। तो कुल मिला के राउंड होता 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 जाएगा, और जब ये राउंड होता जाएगा तो ये पता है अपने डेस्टिनेशन पहुंचते समय एकदम ये गोल हो जाएगा। मतलब ये चला कैसे था? चला मान लेता हूँ कुछ ऐसे था, कुछ ऐसे था इसकी संरचना, मिटा के बना देता हूँ, रुको एक मिनट।
जब ये चला था यहाँ से तो कुछ इसकी संरचना मान लो ऐसे थी, पर ये घूमता 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 अपने डेस्टिनेशन में एकदम क्या हो गया है, राउंडेड हो गया है। क्या हो गया है, राउंडेड हो गया है। तो जब ये पहुंचा है अपनी डेस्टिनेशन पे तो वहां पर इसका शेप राउंडेड हो गया है। अब ये समझो, जब राउंडेड राउंडेड के पार्टिकल आपस में बैठेंगे, ये लो ये लो ये लो ये लो, कितना भी आप राउंडेड, अब छोटा बड़ा साइज किसी भी साइज का रख दो, जब भी राउंडेड होंगे उनके बीच वाइड्स बहुत ज्यादा बचेगा, और वाइड्स रहेगा। अब एक चीज तो एक वाइड्स रह जाएगा तो दूसरी चीज वाइड्स होंगे, वाइड्स होंगे, वाइड्स होंगे, वाइड्स ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ कम हो गई, स्ट्रेंथ कम हो गई। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इनके बीच अगर राउंडेड होंगे तो किसी प्रकार की इंटरलॉकिंग नहीं होगी। इंटरलॉकिंग मतलब देखो, जैसे ये गोल गोल है और दूसरा गोल गोल है, ठीक है, अब ये कैसे पकड़ेंगे, अभी मान लो ये चीज ऐसा होता, एंगुलर होता, और ये भी ऐसे एंगुलर होता, तो एक दूसरे को पकड़ लेते, जाके खांचे में सेट हो जाते, सारे हो जाते ना। तो एक इंटरलॉकिंग फोर्स जो देखा आपने फिजिकल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कारण तो स्ट्रेंथ आएगी, उसमें पकड़ बनेगी। ये फाइनली पकड़, जब एक दूसरे को पार्टिकल पकड़ के रखेंगे तभी ना स्ट्रेंथ आएगी। तो अब ये राउंडेड बन जाएंगे तो पकड़ कैसे आएगी, तो कुल मिलाकर के इंटरलॉकिंग कम हो जाती है। इंटरलॉकिंग कम होने से इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इंटरलॉकिंग कम हो जाती है, दूसरा रीजन ये है, ठीक है। फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है भाई। ये सरफेस एरिया कम हो गया ना भाई, राउंडेड का सरफेस एरिया कम होता है। अरे यार, अब बोले सर ये राउंडेड का सरफेस एरिया कैसे, जितना सरफेस एरिया कम होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब आप कहेंगे सर फ्रिक्शन एरिया राउंडेड का क्या रिलेशन है, देखो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों, क्योंकि जब भी किसी वस्तु को स्वतंत्र छोड़ेंगे तो अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहेगी, और किसी भी वस्तु में मिनिमम सरफेस एरिया राउंडेड शेप का होता है, तो सरफेस एरिया कम हो गया ना। यही चीज अगर फ्लैट होती और ये चीज होती तो ज्यादा सरफेस एरिया होता, जितना सरफेस एरिया उतना कांटेक्ट एरिया होता, भैया ये इतना सरफेस एरिया है, उतना दूसरे पार्टिकल से कांटेक्ट में रहती, उतना फ्रिक्शन जनरेट होता, तो राउंडेड होने के कारण फ्रिक्शन भी कम हो गया। तो ये 3-4 घाटे हैं ट्रांसपोर्टेड के, और ये सब में लागू होता है। आप ग्रेविटी से करा लो, आप एयर से ट्रांसफर करा लो, आप वाटर से करा लो, ये सब कुछ सब में अंदर वही चीज होती है। तो ट्रांसपोर्टेड के अंदर ये घाटा है, इसीलिए एज एज अ सिविल इंजीनियर हम ये मानते हैं भैया हमारे लायक जो बेस्ट सॉइल होती है ना वो रेसिडुअल सॉइल होती है। एज सिविल इंजीनियर हम मानते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट सॉइल होती है कौन सी होती है, रेसिडुअल सॉइल होती है। बाकी ट्रांसपोर्टिंग सॉइल क्या समझ में आ गई ना, कोई वेदरिंग एजेंसी ट्रांसपोर्ट करके ले जाए। अब ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल के भी कई सारे प्रकार होते हैं, समझना जरूरी है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल का मतलब होता है कि अगर किसी सॉइल को रिवर वाटर ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक, क्या ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेड बाय मूविंग वाटर सच एज रिवर, किसी बहते हुए पानी के थ्रू अगर सॉइल ट्रांसफर हो रही है तो ऐसे सॉइल को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। अब दूसरा देखिएगा लेकेस्ट्राइन, लेकेस्ट्राइन मतलब जो लेक, लेक से बना है लेकेस्ट्राइन, ठीक है, कहां पर पाई जाए, किसी झील के बॉटम में पाई, मान लो कोई झील है, कोई लेक है और उसके बॉटम में पाई, बॉटम में कैसे पाई जाएगी, जैसे यहाँ पर कोई सॉइल थी, यहाँ पर इसके यहाँ पे कोई पहुंचते झड़ते 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 पहुंच गई बॉटम पे, यहाँ पे तो बॉटम में एकत्रित होती जाती है ऐसे 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 ऐसे। तो इस सॉइल को क्या बोलते हैं अपन, इस सॉइल को हम बोलते हैं लेकेस्ट्राइन सॉइल, क्या बोलते हैं, लेकेस्ट्राइन सॉइल, जो बॉटम में पाई जाती है लेक्स के। कैलुवियल कोलुवियल सॉइल क्या है, जो ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्टेड होगी। बस एक एक बात याद रखना है इनके बारे में, कौन क्या होती है दैट्स इट, किसके थ्रू कौन सा ट्रांसपोर्टेड होता है दैट्स इट, ठीक है। तो कोलुवियल क्या होती है, जो ट्रांसपोर्टेड होती है ग्रेविटी के द्वारा। मरीन क्या होती है, जो बॉटम कहाँ पाई जाती है, समुद्र के बॉटम में पाई जाती है, समुद्र के बॉटम में, समुद्र के बॉटम में पाई जाती है, ठीक है, बॉटम ऑफ सी। एवलिन सॉइल क्या होती है, हाँ ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बना भी है एक बार। एवलिन सॉइल क्या होती है, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा के थ्रू जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, हवा के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसमें एक खास, मैंने बताया ना, ये सबसे ज्यादा कमजोर यही सॉइल होती है जो हवा के थ्रू ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सॉइल इतनी फ्रीबल होती है, फ्रीबल मतलब क्या होता है पता है, बहुत कमजोर, मतलब फ्रीबल मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या बोलो उसको, फफ्फस टाइप बोल दो, ठीक है। आपने वो खाई है कभी वो इडली, इडली कैसा होता है, फफ्फस होता है अंदर से, वैसे ही होती है कुछ। आप उसको अपने हाथ से क्रश कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बीइंग, ठीक है, एबिलिटी ऑफ बीइंग क्रश्ड बाई फिस्ट, अपने आप अंगूठे से इसे क्रस्ट कर सकते हो, इतना कमजोर होती है, ठीक है, ओके। और इसमें एक चीज है, डेंसिटी बहुत कम होती है, इसको बोलना हवा में कौन सा पार्टिकल उड़ेंगे जिसकी जिसकी डेंसिटी बहुत कम होगी, तो इनमें क्या होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है, इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, बिलिटी होगा चूंकि, सॉरी एक मिनट, कंप्रेसिबिलिटी, ओके,
कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके अंदर खास बात है, याद रखना है। बाकी मैंने बता दिया, जो हवा में घूमते हुए आते हैं पार्टिकल तो राउंडेड हो जाते हैं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। आगे देखो कोलैप्सिबल सॉइल, ये टाइप ऑफ सॉइल एओलियन सॉइल का ही एक प्रकार होता है, मतलब हवा के थ्रू ये ट्रांसफर होती है कोलैप्सिबल सॉइल, ठीक है। और ये बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाई जाती है, जैसे आपका राजस्थान कुछ सूखे प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पे थोड़ा सा बारिश कम होती है, ऐसे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में सेमी एरिड रीजन में, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कोलैप्सिबल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर्स, अगर कोई चीज ग्लेशियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको ग्लेशियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ बेसिक इंट्रो था, इनको याद रखिएगा कौन सी सॉइल होती है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, नो डाउट। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा आपका 1 नंबर का, इनको भी याद रखना है। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट टाइप स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है, ठीक है, जिसका आपने नाम तो सुना होगा। कुछ सम स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल होती है, जैसे पहली आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, काली कपास मिट्टी, सब ने अपने आसपास जरूर देखा होगा ये काली कपास मिट्टी को, ठीक है। और ये ना अभिशाप है, मान लो आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्या बोलूं, अभिशाप है सिविल इंजीनियरिंग के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल। बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समझते हैं। देखो पहला चीज क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर, बनती कैसे, पहला तो ये पॉइंट निकला है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ लिख रहा हूँ। ये बनती कैसे है, ये बनती है फॉर्म्स ड्यू टू, लिखो यहाँ पे, फॉर्म ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट रॉक, ठीक है। बेसाल्ट रॉक के केमिकल वेदरिंग से बनती है, पहली चीज हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे बनती है, केमिकल वेदरिंग के, बेसाल्ट के केमिकल वेदरिंग से, ठीक है, बेसाल्ट रॉक के केमिकल वेदरिंग से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पता है किसके, इसको बोलते हैं काली कपास मिट्टी, मतलब कपास की खेती के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो किसके लिए बेस्ट होती है ये, हाईली स्टेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है, हाईली सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है। कपास की जो खेती है उसके लिए सबसे बेस्ट होती है आपकी यही वाली कपास की खेती के लिए, ठीक है। तीसरा क्या है, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हाई सॉइलिंग और श्रिंकेज होती है, इट हैज, ठीक है, इट हैज गॉट वेरी हाई swelling एंड श्रिंकेज, बहुत ज्यादा इसके अंदर स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है। किस केस में होती है, जैसे मान लीजिए अभी आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दरारें दिख रही है इसके अंदर, ये दरारें पता है किसके कारण आई है, ये दरारें आपको आई है पता है श्रिंकेज होने के कारण, ठीक है। मतलब गर्मी के टाइम पर जब इससे मॉइस्चर कंटेंट इवोपरेट हो जाता है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है और इसके अंदर दरारें पड़ जाती हैं। सेम चीज अगर इसके अंदर अभी पानी आ जाए, पानी बरसात के टाइम पे पानी पड़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे बारिश आएगी इसके अंदर जैसे मॉइस्चर कंटेंट ऐड हुआ बहुत ज्यादा फूल जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा इसका, इसीलिए इसको सिविल इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते हैं। भैया ऐसा है, मान लो अब इसके ऊपर तुम अपना स्ट्रक्चर बना दो, कल को इसके अंदर पानी पड़े, बरसात के टाइम आए तो ये तो फूल जाएगी, तो आपका स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और जहां समर का सीजन आया, जहां इवोपरेशन हुआ वाटर का, ये तुरंत फैल जाएगी तो स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी टूट जाएगा। इसीलिए ये कभी जिंदगी में गलती मत करना, खुद का भी घर बनवाना ना, और अगर वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो सारा एक्सकवेट करके निकाल के फेंक देना, उससे पहले जितने पर आपका फाउंडेशन रहना, फाउंडेशन से और नीचे जहां तक है पूरा निकाल के फेंक देना। इसके बाद दूसरी सॉइल डालना, कॉम्पैक्ट करना, फिर अपना स्ट्रक्चर बनाना। अदरवाइज बरसात में परेशान हो जाओगे, स्ट्रक्चर पे दरारें पड़ जाएंगी, घर में देखना जगह जगह पे दरारें पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल हम अवॉइड करते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर के पर्पज से। ओके, 3 चीज समझ में आ गई। आप कहेंगे सर आखिर वजह क्या है, कुछ तो कारण होगा ये जो स्वेलिंग और श्रिंकेज होने का, क्योंकि अदर सॉइल में तो हमने नहीं देखा ऐसा। इसके अंदर क्या है, तो बिल्कुल सही पूछ रहे हो, इसके अंदर होता है आपका ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, अगर मैं इसको लिखूं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये जो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोंटमोरिलोनाइट, बहुत अच्छे से नाम याद रखना इसका, मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट, ये इसका नाम याद रखना, मोंटमोरिलोनाइट मिनरल, ठीक है,
मोंट मोरिलोनाइट मिनरल। अब कहेंगे सर जी ये कौन सी बला आ गई, मोंट मोरिलोनाइट क्या चीज है? देखो क्ले के अंदर ना हर चीज के अंदर, मैंने बताया था ना, आपने पढ़ा स्टार्टिंग के अंदर कि भैया उसका जो पेरेंट मिनरल होता है चेंज नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ तो मिनरल पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मिनरल सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में जैसे डीएनए है सबके अंदर पाया जाता है, वैसे मिनरल सबके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो मिनरल होते हैं जनरली 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे इलाइट होता है आपका, ठीक है, और आपका ये मोंट मोरिलोनाइट होता है आपका, और होते हैं 1-2। तो उनमें से ही एक है आपका मोंट मोरिलोनाइट। ये जिसके अंदर पाया जाएगा उसके अंदर हाईली श्रिंकेज और स्वेलिंग की प्रकृति होगी। कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर डिपेंड करेगा किसी भी सॉइल का कि उसके अंदर मिनरल कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आपके अंदर किस व्यक्ति का डीएनए है। भैया आपका डीएनए आप जैसा आज बिहेव कर रहे हो डिपेंड करता है कि आपके पापा का बिहेवियर कैसा। देखना हमेशा मिलता रहता है, ठीक है। आपका जैसा स्वभाव, आप गुस्सैल हैं तो आप गुस्सैल, भाई राशि तक मिलती है, सिंह राशि आपके तो आपके बच्चे की भी सिंह राशि होगी जनरली, ठीक है। आपका बिहेवियर अगर गुस्सा वाला है तो आपके बेटे का भी गुस्सा वाला बिहेवियर होगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? डीएनए पे। सेम चीज होती है यहाँ पे, जैसा पेरेंट रॉक में मिनरल रहा होगा वैसा सॉइल में मिनरल होगा, और जैसा मिनरल रहा होगा वैसे बिहेव करेगी सॉइल, ठीक है। तो मोंट मोरिलोनाइट अगर प्रेजेंट है ना, तो मोंट मोरिलोनाइट के कारण हाईली सॉइलिंग एंड श्रिंकेज होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉइलिंग एंड श्रिंकेज होती है, ओके। और भी होता है जैसे इलाइट होता है और होते हैं, बट उनके कारण अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगर दूसरे वाले सॉइल में दूसरे वाले मिनरल पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है, ठीक है, तो उनके कारण सॉइलिंग श्रिंकेज नहीं होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। एक बात लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बीसी सॉइल हैज गॉट, बीसी बोले तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, आप समझ जाना, बीसी सॉइल हैज गॉट, ठीक है, वेरी लो शियर स्ट्रेंथ। मैंने बता दिया क्यों लो शियर स्ट्रेंथ है, भैया 2 मिनट में फूल जाती, 2 मिनट में पचक जाती, क्या ही स्ट्रेंथ का भरोसा है इसका, ठीक है। वेरी लो शियर स्ट्रेंथ, वेरी लो शियर स्ट्रेंथ, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, मतलब जो हमको चाहिए इसके अंदर सब कुछ लो है, वेरी लो बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी, ओके, एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, एंड वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ओके। तो ये होती है आपकी बीसी सॉइल, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ये इसके बारे में जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, बस इसको पढ़ लेना, काम हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। अगला कौन सा है आपका? लैटेराइट सॉइल, ठीक है। लैटेराइट बोले तो इसको अपन लाल मिट्टी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। और ये बहुत उपजाऊ होती है अलग अलग फसलों के लिए, ठीक है, और भारत के मैक्सिमम जगह में यही वाली पाई जाती है लाल मिट्टी, ठीक है। और जैसे अब ये बनती कैसे, ठीक है, ये बनती कैसे, मान लो कोई पहाड़ है, कोई रॉक है, ठीक है, मान लेता हूँ कोई ऐसा रॉक, ठीक है। अब इस रॉक से लेट सपोज ये कोई रॉक है, और इस रॉक से कुछ ऐसा हुआ, लेट सपोज कोई ऐसी प्रोसेस हुई कि इससे आपका जो सिलिका वाला पदार्थ है, सिलिका कंटेंट है, और साथ में आपका एल्यूमिना सिलिका प्लस बेस मटेरियल, बेस मतलब क्षारीय पदार्थ, ठीक है, बेस पदार्थ, ठीक है, बेस मटेरियल मतलब क्षारीय पदार्थ, ये दोनों बाहर निकल गए। कुछ ऐसा हुआ इसके अंदर कि ये दोनों क्या हो गए? बाहर निकल गए, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ कि सिलिका और बेस मटेरियल इससे बाहर निकल गए। जब ये बाहर निकल गए तो इसके अंदर बचा क्या? इसके अंदर केवल बच गया आपका आयरन ऑक्साइड, और प्लस हो गया आपका एल्यूमिना। मुख्यतः यही कंटेंट होते हैं किसी भी स्पेशली रॉक के अंदर देखा जाए तो जब ये दो बाहर निकल गए, ठीक है, तो बचा क्या आपका? आयरन ऑक्साइड बचा और एल्यूमिना बचा। अब अगर इससे कोई सॉइल बन रही है, इससे कोई सॉइल बन रही तो वो होगी आपकी ये लैटेराइट सॉइल। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कंटेंट ज्यादा हो गया भाई, वो निकल गए तो कंटेंट आयरन ऑक्साइड के ज्यादा हो गया। आयरन ऑक्साइड इसको रेड कलर दे देता है, इसलिए लाल मिट्टी भी बोलते हैं। लाल बोले तो लाल कलर की दिखाई देती है, देखो ऐसे दिखती है कुछ कुछ, ठीक है, बहुत उपजाऊ होती है, अलग अलग जगह पर मिलती है। जैसे आपका जनरली कहाँ पे पाई जाती है? आपको सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेगी ये, ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगी? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, और आपका साउथ इंडिया, ईस्टर्न इंडिया सभी जगह मिलती है वैसे, साउथ में और आपका ईस्टर्न में, मतलब लगभग लगभग सभी जगह देखने को मिलती है, ठीक है, लैटेराइट सॉइल। तो आपका समझ में आ गया होगा, ओके।
तो ये होती है आपकी लैटेराइट सॉइल। ठीक है, हमको इतना ही पढ़ना है, हमको ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ी करनी है, हमको बस इनका इंट्रो जानना था, दैट्स इट। मरीन सॉइल क्या होती है, ये जो समुंदर के, देखो ये समुंदर है, यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर ये जो सॉइल आपको दिख रही है, ये जो सॉइल दिख रही है, आप देखते हो समुंदर, कभी अगर नहाने गए हो गोवा वाले बीच में, ज़िंदगी में एक बार गोवा जरूर जाना। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे आपको बेसिकली कुछ विदेशी महिलाओं के दर्शन होंगे। ठीक है, दर्शन करके अपनी ज़िंदगी को धन्य बनाना, क्या ही मतलब की ज़िंदगी बताओ, है ना। अगर ज़िंदगी में एक बार इस सत्संग का भी आपको अवसर प्राप्त ना हो, जाना एक बार, और वहाँ जाकर के आप अदर चीज़ें मत देखना, आप वहाँ पे जाके देखना, आप जब जाओगे ना समुद्र के आसपास, यहाँ पे जब देखोगे पैर में आपको पूरे ऐसे मिट्टी एक बार चिपक जाती है। ठीक है, चिपक जाती है, किनारे किनारे सिल्ट होता है इतना, बेसिकली चिपक जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे सर जहाँ पर रेत रेत होती है, नहीं, जहाँ पे थोड़ा देखना, जहाँ पे सॉइल वाइल होगी इधर साइड कोने पे। ठीक है, हर जगह रेत नहीं होती, इधर साइड, तो वहाँ पे जो है तो सॉइल आपके पैर में चिपक जाएगी। ठीक है, बहुत कम स्ट्रेंथ उसकी भी होती है। ठीक है, सॉइल की बेसिकली समुंदर के बॉटम में पाई जाती है। ठीक है, तो बहुत कम स्ट्रेंथ होती है उसकी। ये कौन सी होती है, ओके, ये कहाँ पाई जाती है, पहले चीज़ ये लिख लो, ये पाई जाती है आपके सी। ठीक है, बॉटम ऑफ सी कहाँ पर पाई जाती है, जस्ट सेकेंड, कहाँ पाई जाती है, बॉटम ऑफ सी में पाई जाती है बेसिकली, बॉटम ऑफ सी में। ठीक है, एंड कोस्टल रीजन में, एंड कोस्टल रीजन में। ठीक है, एंड कोस्टल रीजन में। ठीक है, कोस्टल रीजन में। दूसरी चीज़ इसके अंदर और क्या खास बात है, इसके अंदर एक खास बात है कि इसकी लो शियर स्ट्रेंथ होती है, मतलब हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। जहाँ आपने देखा भैया इसकी लो शियर स्ट्रेंथ है, हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। इसके बाद क्या, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। भाई लो शियर स्ट्रेंथ मतलब हाई कंप्रेसिबिलिटी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, हाई कंप्रेसिबिलिटी, समझ जाना बाकी। आगे देखो, हाई प्लास्टिक एंड वेरी सॉफ्ट होती, हाईली प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक एंड वेरी सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये होती है इसकी खासियत, तो याद रख लेना इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट। अगला कौन सा है आपका, अगला है आपका बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट क्या होती है, इसके अंदर भी पता है, इसके अंदर भी एक चीज होता है, वो ये है कि हाई परसेंटेज में मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, हाई परसेंटेज में मोंट मोरिलोनाइट मिनरल। ठीक है, हाई परसेंटेज में मोंट मोरिलोनाइट मिनरल कंटेंट। ठीक है, इसके अंदर हाई परसेंटेज का जो मोंट मोरिलोनाइट मिनरल पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पता है, डाउट वाला हमेशा पूछा जाता है, मान लो आपसे दो ऑप्शन दे दिए जाए कि इन विच टाइप ऑफ सॉइल देयर इज हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल कंटेंट इज अवेलेबल, देयर इज हाई परसेंटेज ऑफ मोंट मोरिलोनाइट मिनरल कंटेंट इज अवेलेबल। ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन 4-5 दे देगा, बेंटोनाइट दे देगा, वहाँ से ऑप्शन आपको और कई सारे दे देगा। ठीक है, मरीन सॉइल दे देगा, और अभी अपन ने जैसे एक पढ़ा जिसके अंदर हाई, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल दे देगा। तो अगर मान लीजिए आपको बेंटोनाइट और ब्लैक कॉटन मिले ना, तो आप लगाइएगा बेंटोनाइट को, क्योंकि हाई परसेंटेज में बेंटोनाइट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आंसर इसका कई जगह इसका बेंटोनाइट दिया हुआ है, ये लगा, वैसे तो देगा नहीं, कंफ्यूजन वाला अलग अलग ही देता है, बट अगर दोनों मिले तो बेंटोनाइट लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कुछ हाई, पूछा है ना, रेंज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको लगाइएगा। बेसिकली बनती कैसे है ये, तो ये बनती है वॉल्केनिक एश से। ठीक है, ओके, कहाँ से बनती, इट इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एश, वॉल्कानिक। ठीक है, ये वॉल्केनिक लिखा है। ठीक है, जस्ट सेकेंड, कैसे बनती है, वॉल्केनिक एश से बनती है। ओके, वॉल्केनिक एश। ठीक है, वॉल्केनिक एश से बनती है। ये दो चीज़ें हो गई, यहाँ तक याद रहेगा, बस इतना ही काफ़ी इसके लिए। बाकी बहुत लो शियर स्ट्रेंथ है, कोई काम की नहीं। मोंट मोरिलोनाइट है तो फिर समझ गए, ज़्यादा श्रिंकेज होगी, स्वेलिंग होगी, वो सब अपने काम की चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बस इतना याद रख लेना बेंटोनाइट के बारे में। लोम के बारे में देखो, लोम। ठीक है, लोम बेसिकली मिक्सचर होती है। ठीक है, क्या होती है, लोम एक प्रकार का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर होती है आपकी किसकी किसकी, एक तो आपकी सैंड की, दूसरी आपकी सिल्ट की। ठीक है, और तीसरी आपकी क्ले की, तीनों का मिक्सचर है ये लोम। ठीक है, तीनों का मिक्सचर है।
अब इसी के नाम पर अपने को इसको नाम देना है। अगर मान लेता हूं कि सैंड की मात्रा ज्यादा है, अगर ठीक है, अगर मान लेते हैं सैंड की मात्रा ज्यादा है तो उसको अपन सैंडी सॉइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे अपन? सैंडी सॉइल। अगर मान लेते हैं कि अपन सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, अगर अपन सिल्ट की ज्यादा है मात्रा तो उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे सिल्टी सॉइल। ठीक है, मतलब जो ज्यादा है उसको उसको डोमिनेंट देना है, दैट्स इट, उसका डोमिनेंस होगा। क्ले ज्यादा है तो क्लेई सॉइल। ठीक है, इस बेसिस पर इसके जो है तो नाम रखे जाते हैं। ओके, ये होता है, मतलब मिक्सर होता है तीनों का। लोम हो गया। आगे चलते हैं मक। मक मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़ नहीं बोलेंगे वैसे, पीट माने कीचड़ होता है। मक एक मिक्सर ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? कीचड़। कीचड़ नहीं बोलेंगे, ऐसे लिख देता हूँ, इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ, चलो। इट इज फाइन ग्रेन्ड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of fine grained soil। ठीक है, ये मिक्सचर होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल का। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, सिल्ट हो गया आपका, क्ले हो गया आपका, इनका मिक्सचर होती है एंड, ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड, ठीक है, इट इज मिक्सचर ऑफ फाइन ग्रेन्ड सॉइल एंड हाईली डिकम्पोज, इसको एग्जांपल को ऐसे ब्रैकेट में रख दो, एंड हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बोल देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। समझ रहे हो? दो चीजों का मिश्रण है। एक तो हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जैसे आपने कभी देखा होगा बहुत जगह, मान लो कहीं पर एकदम कुछ पेड़ पौधे की पत्तियां पड़ी हुई थी, वहां पर वो चीजें सड़ गई तो एकदम कीचड़ बन गया है, उसके अंदर आपने सैंड मिला दिया। अब बताओ, तो वो क्या होगा? एक मिला जुला रूप हो जाता है ना कीचड़ का, देखा होगा आपने, मिला जुला रूप हो जाता है। जैसे नालियों के अंदर देख लो, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहता है और कुछ वैसे ही बहते हैं। तो जो नाली के अंदर आपने कीचड़ देखे हैं, कभी कभी आप आसपास से गुजरे होगे तो नाली से बाहर निकाल के देखे कुढ़ाए रहते रोड में, वो जब ले जाती है नगर पालिका वाली गाड़ी, तो जो वहां पे आपको देखने को मिलता है वो बेसिकली मक्का का एग्जाम्पल, क्योंकि उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है और ऑर्गेनिक मटेरियल भी है। इनऑर्गेनिक में जैसे आपका ये क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, सब इनऑर्गेनिक में आ गए, और ऑर्गेनिक के अंदर ये हाईली डिकम्पोज्ड मैटर आ गए, तो वो जो कीचड़ दिखता है वो आपको मक कहलाता है बेसिकली। ठीक है, वो आपको क्या होता है? मक होता है। ठीक है, ओके, समझ में आना। तो यहाँ पर क्या है? सिल्ट और आपका क्ले तो इनऑर्गेनिक हो गया, बाकी वो आपका ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, इसे अपन एक नाम से और जानते हैं, क्या पता है? हाईली पार्शियल ऑर्गेनिक, और ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? पार्शियली, पार्शियली ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल एंड पार्शियली इनऑर्गेनिक सॉइल, पार्शियली इनऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, इसको अपन दोनों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट ऑर्गेनिक का भी है, कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक का भी है, दोनों बोलते हैं, पार्शियली ऑर्गेनिक एंड पार्शियली इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ, अगले वाले पे चले। बस इतना ही जानना जरूरी है इसके बारे में। पीठ पे देख लो, पीठ मतलब शुद्ध कीचड़ है, समझ लो बस। ठीक है, इसका मतलब एकदम ऐसा होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू वेजिटेटिव मैटर्स अंडर, ठीक है, मैसी लैंड। देखो, इसका मतलब शुद्ध कीचड़ ही बोलते हैं। फॉर्म्स, it is formed, it is formed, ठीक है, from वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव मैटर्स, वेजिटेटिव मैटर्स अंडर, ठीक है, अंडर कंडीशन, ठीक है, अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर, कंडीशन ऑफ एक्सेसिव, ठीक है, मॉइस्चर, अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? मर्सी लैंड, मर्सी लैंड, इसको बोलते हैं अपन क्या? कीचड़। जैसे क्या? अगर बहुत ज्यादा मान लेते हैं उसके अंदर क्या है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेटिव मैटर है कुछ,
ऐसा मैटर, वेजिटेटिव मैटर, उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, तो वो डिकम्पोज होने के बाद एक कीचड़ का रूप ले लेते, तो उसी को पीट बोलते हैं अपन। मर्सीलैंड वगैरह आपने देखा होगा, कीचड़ वाला इलाका, दलदली क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं। ओके, और इसको अपन, ये प्योर ऑर्गेनिक सॉइल है, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल है। तो अगर पूछे कि बताइए प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल, तो बताना है आपको पीट, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल, प्योरली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसके बाद चलेंगे इंडोरेटेड सॉइल। इंडोरेटेड सॉइल क्या होती है ना, ये इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो लेयर बाय लेयर दिख रही है, तब क्या काफ़ी टाइम तक, जैसे ये वाली सॉइल होगी, अब इसके ऊपर इतना सारा प्रेशर काफ़ी टाइम तक लगा हुआ है, ये कि समुद्र के नीचे मान लो देखना, जो समुद्र के नीचे होती है, इतना समय से समुद्र का प्रेशर उसके ऊपर लगा हुआ है, तो क्या एकदम हार्ड हो जाती है, पत्थर से भी ज़्यादा ठोस हो जाती है वो सॉइल, फिर उसको आप दोबारा जाके ऐसा भी नरम करना चाहो तो भी नहीं होगी। ऐसी सॉइल को बोलते हैं अपन क्या, इंडोरेटेड सॉइल। एक लंबे समय के बाद, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्ले बिकम वेरी हार्ड, क्ले बिकम्स वेरी हार्ड, क्ले बिकम वेरी हार्ड, ठीक है, आल्सो नोन एज इंडोरेटेड क्ले, AKE मतलब आल्सो नोन एज इंडोरेटेड क्ले, ठीक है, इंडोरेटेड क्ले बोलते हैं इसको। अगर आप इसको कभी ऐसे सोचो ना कि मैं इसको अभी देखो इतने प्रेशर के बाद ये मान लो वो हो गई है, ठीक है, वो अगर आप इसको चाहो कि मैं किसी लंबे टाइम के लिए छोड़ दूं पानी में डाल करके तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो भी नहीं होगी, ठीक है। इट इज सो हार्ड दैट इज डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड बाथिंग, अगर आप इसको लंबे समय तक भी छोड़ दो ना, तो भी इसके अंदर क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कर सकते हो, क्या कि इट डज नॉट soften, it does not soften under prolonged loading, ठीक है, prolonged लोडिंग, ठीक है, डज नॉट सॉफ्टन अंडर प्रोलॉन्ग्ड लोडिंग। ओके, ये समझ में आ गया। अब आखिरी आपका मर्ल, ठीक है, आखिरी क्या होता है आपका मर्ल। मर्ल क्या चीज़ है, वेरी फाइन ग्रेन्ड होते हैं बेसिकली ये, बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड होता है ये, वेरी फाइन ग्रेन्ड, ठीक है, वेरी फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हाईली कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट कंटेंट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट होता है। अगर इसको मैं एक लाइन पे लिखना चाहूँ तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वेरी फाइन ग्रेन्ड कैल्शियम कार्बोनेटेड ठीक है, सॉइल मास ऑफ मरीन ओरिजिन, सॉइल मास ऑफ मरीन ओरिजिन, ठीक है, सॉइल मास ऑफ मरीन ओरिजिन इज नोन एज मर्ल, इज नोन एज मर्ल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मर्ल बोलते हैं। एक बहुत सारी चीज एक बार पूछ जाती है, लिथिफिकेशन एक बहुत पूछा जाता है, ठीक है, आई थिंक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं। एक प्रोसेस है समझिएगा, लिथिफिकेशन, क्या लिथिफिकेशन, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है, देखो लिथिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, क्या होती है, जस्ट सेकंड, ठीक है, ये आपकी एक प्रोसेस होती है, लिथिफिकेशन एक प्रकार की प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि आप एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर या किसी पर्टिकुलर सर्टेन सॉइल के ऊपर एक हाईली टेम्परेचर और प्रेशर लगा देकर और छोड़ देते हो, ठीक है, मतलब जैसे ऐसा बोल देता हूँ मैं, ठीक है, कि समय के साथ, ठीक है, समय के साथ
कोई लूज सॉइल है, लेट सपोज यहाँ पे मान लेते, जैसे कोई मान लो समुंदर का एरिया, अब यहाँ पे कोई पहले लूज सॉइल थी, लेट सपोज, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या किया, ये समुंदर इसके ऊपर कितने सालों पहले, मतलब ऐसे करोड़ों अरबों साल से, ठीक है, करोड़ों अरबों साल से ये इतना प्रेशर हमेशा लगा के रखा हुआ है, तो मतलब एक लॉन्ग टाइम के अंदर सर्टेन प्रेशर लगा ही हुआ है, ठीक है। तो इतने प्रेशर के कारण ये जो सॉइल है ना, ये आपकी बहुत कठोर हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बहुत कठोर हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है ना कठोर होने की, इसी को अपन लोग बोलते हैं लिथिफिकेशन। क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है, इससे पहले जो आपने इंडोरेटेड सॉइल पढ़ा, वो भी बनता कैसे इंडोरेटेड, ये लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ही। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने समुद्र का लोड लगाया तो वही लगे, हो सकता है इसके अंदर 2-3 लेयर ऑफ सॉइल का ही लोड हो जाए, उसके नीचे वाली लेयर हो जाए, ये कि कुछ भी ऐसा जो एक लंबे समय के लिए किसी पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर लगा हुआ है लोड, उसके कारण जो सॉइल में कठोर हो जाती है समय के साथ, उसको बोलते हैं अपन लिथिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको समझना जरूरी है, ओके। और हाँ, अब एक लास्ट में क्वेश्चन ये बनता है जो आप लोग आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग आंसर करो कमेंट बॉक्स में। मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, आप एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर पर्पज या सिविल इंजीनियरिंग पर्पज विच सॉइल इज द बेस्ट एंड वाई, आपको आंसर करना है। एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्पज, सिविल इंजीनियरिंग पर्पज, ठीक है, ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्पज, ठीक है, या सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू विच सॉइल इज बेटर एंड वाई, ये 2-3 लाइन के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट बताइएगा। स्टार्टिंग पे समझाया हुआ है, अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा तो निश्चित ही आप इसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये सॉइल मैकेनिक का पहला चैप्टर है और इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। अगला जो चैप्टर होगा स्टार्ट करेंगे सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत शानदार है। अगले में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जिसे वाटर की उपस्थिति प्रभावित करती है, तो कैसे करती है, क्या उनके बीच संबंध है, अगले वीडियो में अपन समझने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये पहला चैप्टर था, ये पहला चैप्टर यहाँ से फिनिश होता है। नाम था इसका ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का ओरिजिन पढ़ लिया, कैसे बनती है, कितने प्रकार की होती है, और कुछ डिफरेंट टाइप सॉइल की जो है उनको हमने समझ लिया इस वीडियो के अंदर। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देख लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा द सिविल पॉइंट के एप्लीकेशन पर, आपके सेक्शन पर ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। इसे देखिए, फटाफट अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करिए और इसका रिवाइज मारिए, ठीक है। अगले स्टेप में अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।